Okay, so good morning, everyone. Today we are here for the fourth episode of Fellow Talks. And yesterday, history reminded us that the youth cannot be ignored forever, like from the peaceful protest at Jantar Mantar to the march that happened with Sansad Chalo March, and then communities coming together in support. And the movement culminated yesterday with the resignation of the education minister. So, whether we agree with every aspect of the movement or not, it has become a significant example of how collective civic action can influence. So, today we are not talking about what was wrong, what was right, what the government did. We are going to understand that why it happened and why it is important, and what are your views about the current situation that is going on. So I would request everybody to first introduce themselves in 1 to 2 lines and then put forward their thought on this. So we'll start with Raghav ji. सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राघव है। इंसिडेंट्स की बात करें तो मेरा मानना है कि ये कोई हिस्ट्री का पहला इंसिडेंट नहीं है। कोई भी सरकार हो, अगर उसके पास बहुमत अच्छा खासा हो जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जनता से दूर हो ही जाती है। जनता को ज्यादा ध्यान देना वो बंद कर देती है, और जो उसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो उन पे ज्यादा फोकस करती है। तो मेरे ख्याल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुल मिला के अगर हम देखें तो ऐसा ही कुछ हुआ है। पेपर लीक्स तो आपके कई सालों से हो रहे थे। कोई नीट का पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे बड़े बड़े पेपर लीक भी हुए थे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी वो बनती जा रही थी। सभी के मन में ये था कि भाई ये चीज अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक मौका नहीं मिल रहा था, एक मंच नहीं मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसा मंच, एक बहुत ही एक मतलब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि बहुत ही दुर्भाग्यवश एक स्टेटमेंट था हम और हमारे बहुत ही एक सीनियर जज का, जिसके कारण कॉकरोच पार्टी बनी। उसने वो मंच प्रदान कर दिया उन सब स्टूडेंट्स को, और जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी वो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आई। और फिर कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी इतना बड़ा नहीं बनता अगर कहीं ना कहीं सरकार समय रहते इसके ऊपर ध्यान देती। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सही या गलत से ज्यादा ये कहीं ना कहीं एक केस है हमारे लिए एक समझने का, कि अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से डील किया जाना चाहिए। अगर हम सरकार हैं, सरकार में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, तो हमें इस केस की स्टडी करनी चाहिए कि इसको किस तरह से अच्छे से डील किया जाना चाहिए। आगे अगर हम देखेंगे तो अब जिस तरह से बातचीतें होती हैं, ठीक है प्रधान जी जो है उन्होंने डिजाइन कर दिया, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं कि उनकी सारी डिमांड्स अभी भी पूरी नहीं हुई है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधान जी के रिजाइन करने से कुछ नहीं होता है, मोदी जी को भी रिजाइन करना पड़ेगा। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क वाली बात है, क्योंकि इस तरह से अगर एक पेपर लीक होने पे आप ये कहते हैं कि हम पूरे देश की सरकार को ही गिरा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता एक अच्छी तरफ तो नहीं ले जाता है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हाँ जी प्रधान जी है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वहां पे 40-50 लोग जो है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो उसको एक बहुत ही सीरियसली इस केस को लेते हुए एक सीरियस फ्रेमवर्क तैयार की जानी चाहिए कि आखिर जो भी इंडिया में स्टेट लेवल चाहे नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम होगा तो उसकी किस तरह से प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या उसमें स्ट्रिक्टनेस हमेशा अपनाई जाएगी, ताकि कभी आने वाले कम से कम 10 साल तक ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी ऐसा पेपर लीक का मामला ना आए। The war is not over yet. It has just started. Okay, so I would like to come to Jayan ji. So, Chief Justice bolte hain that the youth is like a cockroach, and then Abhijit Gipke came up with his own party, Cockroach Janata Party, and within few hours, Instagram pages ban jate hain. Millions of people connected to that party, and the government was not expected so much of crowd at Jantar Mantar, but what happened, we all saw that, and the government was not ready for it. It was clearly seen. So what is your take on it? इस पे हम कह सकते हैं कि
ये एजुकेशन सिस्टम को लेके था सब कुछ। मेन सेंटर पॉइंट एजुकेशन सिस्टम था। 1980 से लेकर लगभग कोठारी कमीशंस और कई कमीशंस आए जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे अपनी रिपोर्ट या जांच की। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा था लगभग जीडीपी का 6% होना चाहिए एजुकेशन के लिए, जबकि हम अभी लगभग 3% के करीब दे रहे हैं जीडीपी का, और रिसर्च वर्क के लिए तो हम लगभग 0.35 के आसपास है जो रिसर्च वर्क को जीडीपी का परसेंटेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग लेवल्स पे कमियां है एजुकेशन सिस्टम में जिसको सुधारा जा सकता है, खासकर हम युवाओं की सोच से लेकर, मतलब थॉट्स और एक्शंस से। जैसे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ सब भागते हैं और कोई चारा भी नहीं है, बट हमें चाहिए कि हम रिसर्च की तरफ भी ध्यान दें, टीचिंग की तरफ भी ध्यान दें, टीचिंग्स में भी जाना चाहे। खैर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मींस यूथ थे उधर, और हम भी सभी लोग फोन वगैरह से देख के अपडेट्स कुछ ना कुछ करते जा रहे थे। तो मींस सभी का कलेक्टिव प्रेशर था ये कि कल मिनिस्टर जी को एट लास्ट इस्तीफा ही देना पड़ा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मिनिस्टर के चेंज होने से या फिर अपर लेवल में चेंज होने से नहीं होगा, पूरा सिस्टम चेंज होना होगा ऊपर से नीचे तक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कुणाल शर्मा और मैं अभी इस शिक्षा क्रांति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस जो आजकल जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने हमारी शिक्षा को बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, मतलब उसका मजाक बन दिया मैं, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं और इतने सारे बच्चों का इतनी मेहनत करना और फिर बाद में फिर असफलता का चेहरा देखना, ये तो बहुत गलत बात है। फर्स्टली मैं बताना चाहता हूँ, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और उस टाइम मैंने जब इंस्टाग्राम ओपन किया तो हर जगह इसी चीज की चर्चा हो रही थी कि एक पार्टी अस्तित्व में आई, वो भी इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे, लाइक सीजेपी। फिर मैंने इसके बारे में पता कि ये है कौन सी बीमारी है सीजेपी वगैरह। फिर जब मैंने देखा इसके बारे में रिसर्च की तब जाके पता चला कि ये एक पार्टी है जो एक जज है, लाइक कोर्ट में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी इसके रिगार्डिंग कि अगर कि आज का यूथ कॉकरोच टाइप का हो चुका है, जिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दे गिव दैट टाइम। एंड उस टाइम किसी ने ये पेज ओपन किया था किसके लिए, बस उसको एक टाइप से सबक सिखाने के लिए। फिर बाद में ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि ये नीट के लिए खड़ा हुआ ये मुद्दा, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठना चाहिए था कि लोगों ने, जो भी स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उन्होंने सुसाइड किया। और जब उन्होंने सुसाइड किया तो कहीं ना कहीं करप्शन इसके लिए मेन रीजन रहा है। अगर करप्शन ना हो तो कोई सुसाइड कर पाएगा और ना ही पेपर लीक होंगे। अगर ऐसी कुछ चीज हुई है तो अब सरकार को भी इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए और इस वे में कदम उठाने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें लोग लाइक कोई भी ऐसे ना हो, कोई फ्रॉड ना करे और ना ही लीक हो। मेरा इसमें यही ओपिनियन है। राहुल जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था ना, ये सीधे सीधे कोई करप्शन के खिलाफ नहीं था, ना ये पेपर लीक के खिलाफ था। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया और अच्छा बन गया और सही बन गया, क्योंकि जब हमारे चीफ जस्टिस जो भी वो बात करते हैं, हो सकता है वो संदर्भ में कही हो, कॉन्टेक्स्ट में कही हो, लेकिन उसको अन्यथा लिया गया हो या ना लिया गया हो तो वो ईगो पे ले लिया गया, साख की बात हो गई, फिर आगे आए, फिर इस तरह से। कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी बना ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही बना, लेकिन मुद्दा तो वास्तव में वही भ्रष्टाचार का है, वही अस्वच्छता का है, जिसकी बात हम पिछले 18 से 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, जिसकी बात हम शिक्षा क्रांति के मंच पर जो आग्रह के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं। तो यह बात एक ही है,
फ़र्क इतना है कि वो सड़क पे अभिव्यक्त करने चले गए, हम जो है समाज में सीधा सीधा जुड़ रहे हैं। बल्कि हमारा यह मानना है कि स्वयं को जागृत करना होगा। यानी जब मैं समाज में जाऊं और कहूं कि मैं अस्वच्छ नहीं हूं, स्वच्छ हूं, मैं भ्रष्ट नहीं हूं, स्वच्छ हूं, ईमानदार नागरिक हूं, तभी जाके समाज में बदलाव आ सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस जो यह प्रोटेस्ट चला है, एकदम से सीरत मैम ने भी जैसे कहा, एकदम से कोई साइड लेने की बजाय यह देखना पड़ेगा कि ये नौबत क्यों आई, ये कैसे कैसे एक अभियान बनता है, मूवमेंट बनती हैं और इसका लक्ष्य क्या है। तो मुझे एक ही चीज़ समझ आती है कि वास्तव में जो यह क्रांति थी या यह जो एक विद्रोह था, एजिटेशन थी, वह तो एक संकेत मात्र है लक्ष्य तक। अंतिम लक्ष्य तो इस देश को, इस राष्ट्र को, भारतवर्ष को, इस धरती को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। वास्तविक समस्या तो भ्रष्टाचार की है और वह एक संकेत मात्र है। इसके लिए इस मार्ग पर आगे चलना ज़रूरी है। तभी जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था में जवाबदेही तय हो, अकाउंटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, हमारी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी हो, हमारा सुशासन जो है स्वच्छ हो, राजनीतिक शुद्धता की या शुचिता की भी बात ज़रूर हो। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं जो उन लोगों ने काम किया है, हमारे जेनजीज ने, हम वही काम हम पिछले 15 से 20 वर्षों से कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे राहुल जी ने कहा कि अब उनको चुप नहीं रहना चाहिए, अब उनको संविधान, सड़क और संसद की मर्यादा में रहते हुए इस अभियान को आगे ले जाना चाहिए और देश के एकीकरण के लिए आगे ले जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो हमने 2009 में जब से यह अभियान शुरू किया, हमने 2047 तक अपने सामने लक्ष्य रखा, तो उसमें से लेकर हमने काफ़ी छोटे छोटे अभियान देखे और बड़े भी देखे, राष्ट्रीय स्तर पर अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा है। तो हमने एक बात देखी है कि जो ये भ्रष्टाचार है ना, यह गजब का इसका कारोबार, हे भ्रष्टाचार गजब का तेरा कारोबार, हर बार देशवासियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देता है। तू हर बार गजब का है इस भ्रष्टाचार का कारोबार, और खुद जो है साइड में रह जाता है। ऐसा नहीं होता तो आप बताओ क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की बजाय हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते, ध्रुवीकरण कर देता है ये भ्रष्टाचार। क्योंकि ध्रुवीकरण से बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन इज नथिंग बट पोलराइजेशन। जब देशवासी एक दूसरे के खिलाफ होंगे, अब बताओ कौन सी गंदगी से लड़ा जा सकता है, कौन से भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है? अगर हमें देश से भ्रष्टाचार दूर करना है, देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, तो राष्ट्र का एकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। तब भ्रष्टाचार की जो ध्रुवीकरण है ना, पोलराइजेशन, ये कदापि नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी जेनजीज आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है तो हमें आपस में नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि मिलकर भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा। तो कल हुआ है वो एक रेवोल्यूशन है, वो एक विक्ट्री है यूथ के लिए भी। सो सृष्टि, क्या था ये प्रेशर कह सकते हैं दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कम्स he posted a reel basically on his Instagram, and he's also trying to get the Gen Z things in because he knows that youth is more active there. So what is your take? Like वो pressure था कि 12 बजे वो reel डालना, and what is your take, because you are a super Gen Z and you know better? Well, first of all, I feel that, when our youth awakens, the whole country awakens. And it is a reminder for all the people that, no matter how much deep the corruption is, if the youth takes stand for that, no corruption could stay there for a long time. Well, what I feel is that the purpose behind making the video by the Prime Minister was, first of all, he got shifted from the Bhai and Bahano to Mitro. It was because he wanted to address us as a so-called friend. And I was there, when he just posted the video, I was like, all the Gen Zs, first of all, the Gen Zs are the generation who are night owls, first of all. They just, remain online around 12 to 3. So he posted the video deliberately around 12 because he wanted to give the message to the youth. And he said that, the things that have been coming into my notice for past few days, it is truly heartbreaking. But still, he didn't even
said a single word about the lathi charge, or he didn't say even the single word about the resignation, and it just made the youth so much infuriated that like they just didn't stop. And hats off to the Gen Z, and like it's an aura for me now, because I'm also a Gen Z, and what I feel is that the difference between the Gen Z of the Nepal and the Gen Z of India is that they peacefully like handled the protest. उन्होंने peacefully handle किया, even though the police they were charging they were doing the lathi charge, but still they remained so much calm and composed. They just handled the situation so peacefully, and finally the resignation वो दे दिया, and so that was all. It was a victory, and it reminded the nation that we should always stand with those who care for the youth and the future of the country. So, sir, I would like to come to you now, and I would like to ask that Sonam Wangchuk ji, like agar dekha jaye to CJP was there, but not so much power was there till the Sonam Wangchuk ji came up with his first his support for the CJP at Jantar Mantar, and then later he announced his Anshan. So it became more powerful. People connected more, youth came up, also some of the communities came up, even some police, the people who were in police, they resigned because they knew that the duties are going to be assigned. So what is your take on it कि जब कोई एक elder या experienced इंसान जब जुड़ता है तो obviously youth follows because somebody is needed to guide with the experience. So, sir, I would like to ask you this, like, what is your take that society is ready to join you if you bring to the movement, to the cause some social credibility. अगर आपके पास कुछ सामाजिक आधार है और सेवा का भी आपके पास कुछ कहने के लिए है तो लोग हमेशा जुड़ते हैं. तो शायद जेनजीज को भी, आज के जो जेनजीज हैं उनको देश के जितने भी शिक्षक हैं, सोनम वांगचू है, सत्यन है, सीरत मैम है या कोई और है, तो मुझे लगता है कि दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड स्टैंड बाय द यूथ ऑफ द डे सो दैट दे डोंट गो अस्ट्रे ऑन द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन. क्योंकि जो रेवोल्यूशन होती है, जो क्रांति होती है, वास्तव में वही क्रांति होती है जो अपने भीतर घटित होती है. बाहर की क्रांति नहीं आप एंश्योर कर सकते हैं. अगर आप इतिहास पढ़ें और देखें तो बाहर की जो क्रांतियाँ रही हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था को चलाने वाले एक चले गए, दूसरे आए. तो जो इन क्रांतियों में जितना भी बदलाव आया है वास्तव से वास्तविक रूप में वो तभी आया है जब मनुष्य का हृदय परिवर्तन होता है. तो यह एक क्रांति जो आपने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, इट हैपन बिकॉज मिस्टर सोनम वांगचू had some social credibility along with him, and he has worked for the cause of welfare for long, and that's why people supported him. It was great, and इससे हम एक सीख ले सकते हैं कि if we want to do something in life, naturally सबसे पहले हमें वो अपने ऊपर लागू करना होगा. और ये सारे जेनजीज को ये देखना होगा. फिर मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि जेनजीज को अगर लगता है, जो आज की जनरेशन जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको अगर लगता है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, फिर से ना दोहराई जाए और भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो उनको जड़ों में जाना पड़ेगा. जो बीमारी है ना, बीमारी सीरत में, बीमारी का जो लक्षण है ना, इसका लाक्षणिक इलाज नहीं करना पड़ेगा. ये तो लाक्षणिक इलाज है. इस्तीफा देना, पद से हटाना, दूसरों का आना, ये तो बीमारी के लक्षणों का इलाज है. बल्कि बीमारी को जड़ से देखना होगा. और जो जड़ क्या है, जड़ है नैतिक पतन. जड़ इसीलिए नैतिक पतन है क्योंकि जैसा आपने देखा कि अगर हमारे समाज में कचरा फेंकने जैसी छोटी छोटी सार्वजनिक स्थानों से चोरी करने की बेईमानियां तो सामान्य होने लगे और बड़े बड़े घोटाले मान्य होने लगे, तो उस देश का नैतिक पतन नहीं होगा तो क्या होगा. तो वास्तव में जेनजीज को यह समझना चाहिए कि कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है कि आप इसको बड़ी विक्ट्री माने. ठीक है, आप ईगो मत बढ़ाएं कि आपने किसी को झुका दिया. यू हैव बेंट समबडी टू योर विल, नाउ थिंग्स आर गोना बी ओके. तो आप एक बार जरूर स्वयं से पूछे कि जो कॉमन आदमी है ना, उसके लिए क्या बदला है, बताओ. अगर हम लोगों में, हम भारतवासियों में
नागरिक चेतना नहीं जागी ना, नागरिक बोध नहीं आया, सिविक सेंस नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के पास, जेनजीज के पास बड़ा देर यू हैव गॉट ग्रेट कॉज टू सेलिब्रेट अबाउट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसा अभियान आए, क्यों एक सोनम वांगचुक, क्यों एक सीरत मैम, क्यों एक सत्यन सर, क्यों राघव जी, क्यों दूसरे जेनजी जो शिक्षा क्रांति से जुड़े, सबको आगे आना चाहिए और इसको ऐसा आंदोलन बनाए 2047 तक, जैसे हम शिक्षा क्रांति मंच पर आगे ले जा रहे हैं, और अपना अपना सहयोग दें, बेला ईगो भी ना पालें कि हमने झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, कला के माध्यम से आपको अधिकार है सरकार की किरकिरी करने का भी, मजाक उड़ाने का, इट्स ओके, पर मैं यही चाहूँगा कि अगर वास्तव में इस देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ से बचे कि जो भ्रष्टाचार किनारा हो जाता है ना, भ्रष्टाचार देखता रहता है, और भ्रष्टाचार का जो कारोबार है ना, इसका सबसे बड़ा हथियार ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है। तो इस ध्रुवीकरण से बचे, देश को एकीकरण की ओर ले जाएं, और हमें देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, और जेनजीज को आगे आना है। जो मानते हैं कि विक्ट्री हुई है, तो मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, उनकी विक्ट्री हुई है, नो डाउट। सृष्टि माता जो भी है, कोई और भी हैं, बहुत सारे और भी आसपास बैठे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, तो मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उनको ये कह रहा हूँ कि अभी तो यह जो दिशा है ना, जो आप आगे चल रहे हैं, मंजिल तो हमारी व्यवस्था चलाने वालों की जवाबदेही को सुनिश्चित करनी है, पारदर्शिता को लाना है, देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, ये लक्ष्य है। और जो ये छोटे छोटे मूवमेंट है ना, ये तो सिर्फ वे मार्क है, संकेत है कि रास्ते पे चलते रहो, लेकिन सड़क, संसद और संविधान की मर्यादा में रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. And with this, I would like to end this session. And yes, शुरुआत हो चुकी है. It's time for the revolution. It's time for the governments to take accountability. And it's time for a youth-led nation. And thank you so much, everyone, for joining us today. And the war is not end yet. And yes, it is going. And it's a long journey, I believe. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Jai Bharat, Jai Vishnu. Thank you.